नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपको सीधे परीक्षा में ना एकदम क्वेश्चन पेपर में हूबहू आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन है जो एकदम हूबहू आपके पेपर में रहेगा। तो याद रहेगा तब ना आप लोग टिक लगाओगे, पेंट करोगे। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक एक करके याद कर लीजिए। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं बाकी विषय का भी आपको दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को दूसरा वीडियो मिल सके। देखो, आपका पहला नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन भी सेम रहेगा, तो गलती नहीं करना है क्योंकि देखो सब जगह 3 × 10⁸ दिया है, लेकिन किसी में सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो किसी में किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन आप लोगों को मीटर पर सेकेंड को देखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में, जब आप लोग दाढ़ी बनाने जाते हो तो आप लोग वहाँ पर आपके सामने ना एक दर्पण लगा होता है। वह दर्पण आपका अवतल का होता है। कौन सा होता है? अवतल का। दूसरा का भी आंसर मिल जाएगा। आपका सी नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बाबू, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या आर का ना आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर आप ए नंबर पर टिक लगाइएगा। आधी और दुगुनी दिया है तो बहुत लड़के कंफ्यूजन होकर दुगुनी पर टिक लगा देंगे। दुगुनी नहीं, आधी पर टिक लगाना। और फार्मूला आप लोग याद रखना, ए बराबर R/2, यही हमारा फार्मूला होता है। संबंध भी पूछता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो F बराबर R/2। तो इसको हम लोग 2F बराबर R कर सकते हैं। इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछे तो 2F बराबर R भी मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बाबू आपका है 4 नंबर कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? जब आप लोग बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो या फिर साइकिल भी चलाते हो ना, तो साइकिल में तो नहीं होता है, लेकिन साइकिल के में आप लोग हाथ से साइड लेते हो, लेकिन मोटरसाइकिल में आपको ना साइड मिरर के रूप में कुछ लगा होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा लगा रहा था? उत्तल मिरर या फिर अवतल मिरर? तो आप लोग को याद रखना है, साइड मिरर के रूप में ना उत्तल मिरर लगा रहता है। आप लोग देखे होंगे आईना में ना, देख लेते हैं पीछे का गाड़ी कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तब आप लोग साइड लेते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगा। देखो, एक बात हमेशा समझ लो, जो उत्तल लेंस होता है ना, उसकी क्षमता प्लस में होता है। अगर क्षमता प्लस में है तो उसका फोकस दूरी भी आपका प्लस में ही मिलेगा। तो फोकस दूरी ऑलरेडी प्लस में दिया है तो पक्का इसकी क्षमता भी प्लस में मिलेगा। तो जो माइनस है, बी और डी में माइनस दिया है ना, तो बी और डी को ऐसे ही काट दो, क्योंकि कभी जिंदगी में बी और डी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका लेंस उत्तल है और उत्तल लेंस में क्षमता हो या फिर फोकस दूरी दोनों प्लस में होता है। अगर अवतल लेंस की बात करें ना, तो अवतल लेंस का होता है, तो अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों माइनस होता है, तो वहाँ पर हम लेते, लेकिन यहाँ पर उसको काट देंगे। अब दोस्तों, हमको पता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है ना। तो P बराबर 1/F का मान कितना है बाबू? 20 है ना। और इसको हम लोग अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से ऊपर गुणा कर देंगे। ओके, 20 सेंटीमीटर है तो 100 से ऊपर, देखो भाग करते हैं 1/100 से, लेकिन 100 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 20×5 5 बार में, तो 5D आपका आंसर मिलेगा। 5D मतलब कि 5 डायप्टर, और वो भी प्लस में मिलेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, स्नेल के नियमानुसार होता है। बाबू, स्नेल के नियम म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बटे क्या होता है? साइन आई बटे ना साइन आर होता है। तो याद रखना है, साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा छठा का। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, अभी तक मतलब ना कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, एकदम परीक्षा का अंतिम समय आ चुका है, और अगर मेरे तरफ से आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए सारा विषय का, ऑल सब्जेक्ट का, VBI गेस ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में एकदम 100% लड़ जाए, ऑब्जेक्टिव सारा विषय का, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे, और वो भी आंसर सहित आप तुरंत याद कर लेंगे। तो लेना है तो आप ले सकते हैं, मात्र 199 रुपये में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 2022-23 में मेरा पूरा गेस लड़ा था। अगर जिसको भी लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेने के लिए इस नंबर पर SMS करना कि सर जी हमको PDF चाहिए, किस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाएं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग ले लेना। नहीं तो फ़ोन से बात भी कर सकते हो। बात करने के लिए दोपहर में आपके लिए समय है 9693 होगा, ठीक है ना, 9693 होगा, यहाँ पर लिख लीजिए 96 क्या होगा, 9693 77
9407 ये नंबर है। ओके, और इस नंबर से आप संपर्क करके ले सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, फिर परिवर्तन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सपोज डेट अगर किरण वायु से होकर अगर पानी में प्रवेश करेगा तो उसका जो विचलित जो उसका पूर्व दिशा होगा ना वो विचलित हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिखाई देगा। मानते हैं ये हमारा वायु है और ये हमारा पानी है, तो वायु से जब प्रकाश आएगा ना थोड़ा सा इधर उधर मुड़ जाएगा, इधर उधर मुड़ जाएगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चल तेज होता है काफ़ी, और पानी में बहुत कम होता है। पानी में स्लो होता है, तो आता है तो पानी में स्लो हो जाता है, तो जब स्लो होगा तो थोड़ा इधर उधर मुड़ भी करेगा। जैसे गाड़ी जब चलती है रोड पर और कोई ठोकर आ जाता है और अचानक से वहाँ पर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी या तो पलट जाती है या तो इधर उधर हो जाती है ना, ठीक वही यहाँ पर भी आपका होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है? यानी कि जो डॉक्टर होते हैं ना वो मतलब कि मरीजों को दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में ना वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना वो काफ़ी बड़ा बनता है और बड़ा बड़ा दिखाई देता है, यही कारण है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? कितने प्रोटॉनों से बनता है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, सबको याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इतना होगा, इतना प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव आंसर ए मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। धारा का मान बाबू बहुत अधिक होगा लेकिन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का अगर मान कम होगा तो धारा का मान तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अगर मैं बात करूँ अपसारी तो अपसारी हमारा क्या कहलाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, और जो उत्तल लेंस है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अभिसारी हम लोग किसको कहेंगे? तो अभिसारी हम लोग कहेंगे किसको? तो अभिसारी हम लोग उत्तल लेंस को कहेंगे। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 14 नंबर क्वेश्चन की, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो 14 का सही जवाब क्या मिलेगा? 14 का सही जवाब मिल जाएगा डी नंबर, रेटिना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना नियंत्रित करता है, इसे याद रखना। और आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज पर होता है। तो 15 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग, उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग आपका काला होता है, जबकि आपका गर्म तार होता है वो होता है आपका लाल। तो जब लाल तार और गर्म तार आपस में टूटकर शॉर्ट होता है ना तो काफ़ी मतलब ना घर में दुर्घटना हो जाती है बुरी, आपको पता ही होगा। तो आंसर आपका काला हो जाएगा, उदासीन तार। ओके, अगला क्वेश्चन, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव, मुख्य उसका एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? तो 17 का आंसर याद रखना, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यही ना होगा एलपीजी का मुख्य अवयव आपका। देखो बहुत लोग कहते हैं मीथेन नहीं हुआ, ठीक है ना, मीथेन नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होगा, यही आपका होगा। ओके, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया किया है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण किया, और यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, यहाँ पर कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए यह सल्फर को त्याग दिया है, सल्फेट को, और वो अकेले कॉपर हो चुका है। तो जब कॉपर अकेले हो चुका है तो ये हमारा क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, उसका परिभाषा होता है कि अगर कोई तत्व मतलब कि अगर कोई तत्व अपने से अधिक वाले, नहीं ऐसा नहीं होता है, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि परिभाषा होता है कि जब कोई तत्व अपने यौगिक से अगर कम क्रियाशील वाला तत्व होगा अगर उसको त्याग देगा तो वह हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। सपोज डेट इसको हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व और
कम अभिक्रियाशील वाला तत्व एक साथ मौजूद होता है तो अपने से कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को वो त्याग देगा और अपने से अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व जो होगा वो अकेले रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील इसलिए अकेले है, तो यहाँ पर आपका कॉपर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। बहुत लोग उपचयन देंगे, उपचयन गलत हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी 3 नंबर पर टिक लगाइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाता है, तो उदासीनीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला आपका क्वेश्चन है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बहुत ईजी है ना, संक्षारण कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है लिटमस बैगनी रंजक का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है, तो इसका आंसर ए नंबर मिल जाएगा लाइकेन। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है, तो 24 का सही उत्तर मिल जाएगा जी नंबर विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, यही होता है ना, यही होता है। अगला क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि Mg मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल्टोस MgOH का होल्टोस के जलीय विलयन का निम्नलिखित में रूप होता है, तो यहाँ पर 25 का सही आपका जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा एटासिड। ठीक है ना, एटासिड आंसर याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है, तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, स्टेनलेस स्टील लोहा का ना होता है कि तांबा का, लोहा का ना होता है जी, स्टेनलेस एल्युमिनियम का, टीन का, तांबा का, नहीं लोहा का ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है सीनेबार किसका अयस्क होता है, तो सीनेबार आपका किसका अयस्क होता है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा पारा धातु, मतलब कि पारा यानी कि क्या होता है Hg मरकरी को ही ना हम लोग पारा बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, एथेनॉल लास्ट में OH होना चाहिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइन बनाता है, क्या बनाता है, इथाइन बनाता है। आप लोग को याद रखना है डी नंबर आंसर हो जाएगा, इथिन नहीं इथाइन बनाता है, आंसर आपका डी नंबर वाला सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है। अगर ऊर्ध्वाधर स्तंभ का ना, स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग के नाम से, वर्ग नहीं इसको समूह भी हम लोग कहते हैं, तो वर्ग भी कह सकते हो, समूह भी कह सकते हो, ऑप्शन में समूह रहे तो समूह भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन, ऑक्जेलिक अम्ल बाबू टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा टमाटर में। संतरा में एसिटिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल, और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, एसिटिक अम्ल तो आपका सिरका में हो जाएगा, और इमली में टार्टेरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक अम्ल, याद हमको नहीं आ रहा उतना, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो थोड़ा जल्दी से बता दीजिए, दिमाग से उतर गया। अगला क्वेश्चन है किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो बाबू जब आप लोग जिप्सन को गर्म करोगे ना, जिप्सन को कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तो जब आप लोग ना जिप्सन को गर्म करोगे ना तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 1/2 और H2O, यही तो होता है आपका, यही तो होता है। अगला क्वेश्चन आपका है हाँ आपका 33 नंबर क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का उपयोग का नाम। देखो जो एसिटिक अम्ल होता है ना वो बाबू आपका संतरा में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल का उपयोग नाम होता है आपका एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी मिलेगा एथेनोइक अम्ल, इसे याद रखना, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर की बात करूँ, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो बाबू मस्तिष्क जो आपका मूड़ी है ना वो सोचने के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, सबके लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आंसर मिल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 36 नंबर आपका क्वेश्चन कितना है, 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब, तो देखो सामान्य रक्तदाब 120 होता है, तो यहाँ पर बाटा के रूप में दिया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बाटा में 120 पहले ऊपर है कि नहीं, तो ऊपर में होगा। जो आपका परकुंचम दाब होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है 80, तो बाटा में 80 कर दीजिए, तो 120/80 हो जाएगा।
जाएगा। ये लगभग में होगा, ये परकुंचन होगा। ओके, याद रखना। और आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया होता है। एनीमिया, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? एनीमिया होता है। इसको अच्छे से याद रखिए। अभी हम आपको संस्कृत का वीडियो देंगे और आज शाम को ना 2 क्लास लेंगे। एक आपका संस्कृत हिंदी व्याकरण का लेंगे सभी के लिए, उर्दू नॉन हिंदी फारसी जितने भी लड़के हैं सब लोगों के लिए आपका हिंदी व्याकरण क्लास होगा। और फिर से एक क्लास होगा आपका साइंस का। ओके, तो क्लास ज़रूर करना।